जल्दी खोलना, क्या लाई है आज? वही रोज की तरह आलू की सब्जी और रोटियां। वाह यार, तेरी मम्मी कितनी टेस्टी सब्जी बनाती है। ला तू अपना टिफिन मुझे दे दे। रुक, तू ये रोज रोज मेरी आलू की सादी सब्जी और रोटी क्यों खाती है? क्यों खाती हूँ का क्या मतलब? मुझे टेस्टी लगती है। ले, तू मेरा टिफिन खा ले। अच्छा, क्या लाई है आज तू? मुझे नहीं पता, खुद खोल के देख ले। अरे वाह, पनीर के पराठे। आना, दोनों मिलके खाते हैं। तू खा यार, मैंने तो परसों ही खाए थे। मैं तो तेरा ही टिफिन खाऊंगी। ये कहानी है इन्हीं दो सहेलियों की, गरिमा और अंकिता। गरिमा गरीब घर से थी और उसके पिता मजदूरी किया करते थे, जबकि अंकिता एक अमीर सेठ की बेटी थी जो कि एक फैक्ट्री के मालिक थे। अंकिता जानबूझकर रोज गरिमा के टिफिन से ही खाना खाती थी और उसे अपना टिफिन दे देती थी ताकि गरिमा भी अच्छा खाना खा सके। फिर एक दिन, अंकिता सुन, कल मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। हैं? पर क्यों? तेरे बिना मेरा दिल कैसे लगेगा यार? वो मुझे पापा के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, जरूरी है। अच्छा, कोई लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं है? हट पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पापा के चाचा है ना, वो बहुत बीमार है, तो पापा के साथ बस उन्हें ही देखने जाना है। अच्छा, परसों तक तो आ जाएगी ना? हाँ हाँ, मैं कल शाम को ही लौट आऊंगी, तो चिंता मत कर। अच्छा तो चल फिर एक काम करते हैं, मैं शाम को तेरे घर आती हूँ, साथ में गोलगप्पे खाने चलेंगे, क्या बोलती है? डन, बट टाइम से आ जाना, हर बार लेट करती है तू। अंकिता को पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बात का उसे जरा भी घमंड नहीं था और अंकिता की यही बात गरिमा को सबसे अच्छी लगती थी। पढ़ाई में अंकिता ठीक ठाक थी, जबकि गरिमा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसीलिए परीक्षाओं के दिनों में गरिमा अंकिता की पढ़ाई में बहुत मदद करती थी। फिर उसी शाम, गरिमा, ओ गरिमा, बाहर आना। अरे अंकिता, कैसी हो बेटी? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नमस्ते, मैं ठीक हूँ बेटी। अच्छा, वो आपके चाचा जी कैसे हैं अब? बस बेटी, अंतिम सांसें गिन रहे हैं, उम्र भी तो हो गई है ना। जी अंकल, वो गरिमा। ले, आ गई मैं। पापा, मैं जरा थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना। अंकिता गरिमा को अपनी कार में बिठाकर बाजार ले गई और दोनों ने जी भरकर गोलगप्पे खाए। फिर दोनों काफी देर तक बातें करती रहीं, जिस वजह से गरिमा को घर लौटने में देर हो गई। और फिर गरिमा, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? पापा प्लीज, अब फिर से वही बातें मत शुरू करना आप। क्यों ना करूं? तेरे कहने पर मैं उस अंकिता के सामने कुछ नहीं कहता, पर बेटी तू मेरी बात समझ, ये सारे पैसे वाले एक जैसे ही होते हैं, पहले खुद ही हमारे भले बनते हैं और फिर। पर पापा, अंकिता वैसी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। तुझे मैंने लाख बार समझाया है, तू उसे पढ़ाती है ना, बस इसीलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तू देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात तक नहीं करेगी। इधर किशोर गरिमा को समझा रहा था, तो दूसरी तरफ अंकिता के पापा सेठ अमरलाल भी गुस्से से अंकिता का इंतजार कर रहे थे। कहाँ गई थी अक्कू? वो मैं और गरिमा गोलगप्पे खाने गए थे पापा, बस मेन मार्केट में। अरे तो मुंशी जी को कह दिया होता, यही मंगवा लेते तुम्हारे लिए गोलगप्पे। पापा, पर गोलगप्पे खाने का मजा तो ठेले पर खड़े होकर ही आता है, और फिर कल गरिमा बाहर जा रही है तो। ओहो अंकिता, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, उस फटीचर से दूर रहो तुम, तुम्हारे स्टैंडर्ड को सूट नहीं करती वो। पापा प्लीज, वो मेरी दोस्त है, उसके बारे में तो ऐसा मत बोला कीजिए आप। बेटी, इस बात को गांठ बांध लो, अमीर और गरीब कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसकी नजर तुम्हारे पैसों पर है, तुम उसे घुमाती फिराती, खूब खिलाती पिलाती हो, तो बस इसीलिए वो तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक कर रही है। देखना, एक दिन आएगा और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर तुमसे पैसे मांगेगी। पापा, गरिमा बहुत खुददार है, ऐसी नहीं है वो। ये तो वक्त ही बताएगा बेटा कि कैसी है वो। फिलहाल तुम उससे दूर रहो, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं,
अंकिता गुस्से में वहाँ से चली गई। अमरलाल भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, लेकिन उन दोनों के अलावा भी वहाँ कोई था जो ये सब देख और सुन रहा था। असल में अंकिता गरिमा के घर अपना पर्स भूल आई थी, जिसे वापस देने के लिए गरिमा अंकिता के घर आई थी। लेकिन वो घर के दरवाजे को पार न कर सकी, क्योंकि उसने वहीं पर अंकिता और अमरलाल की सारी बातें सुन ली थी। वो उदास होकर अपने घर चली गई, लेकिन इस बारे में उसने अंकिता से कभी कुछ नहीं कहा और ना ही गरिमा और अंकिता की दोस्ती में कोई फर्क आया। ऐसे ही वक्त बीता और फिर कॉलेज का आखिरी साल भी पूरा हो गया। कॉलेज के आखिरी दिन अंकिता पूरे कॉलेज में गरिमा को ढूंढ रही थी, लेकिन गरिमा का कहीं कुछ अता पता नहीं था, क्योंकि वो तो अस्पताल में थी। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। देखो बेटी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप जल्द से जल्द 2 लाख रुपए का इंतजाम करो, वरना हम इनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। गरिमा अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मदद मांगती है, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। गरिमा ने सोच लिया था कि अब वो अपना मकान गिरवी रख पैसों का इंतजाम करेगी, लेकिन तभी उसे अंकिता का ख्याल आया। ओहो, अंकिता को तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, वो मुझे ढूंढ रही होगी। ऐसा करती हूँ, एक बार उससे मिल लेती हूँ और सारी बात बता देती हूँ। हो सकता है मकान गिरवी रखवाने में वो कुछ मदद कर सके। ये सोचकर गरिमा अंकिता के घर पहुंची, तो वहाँ उसका सामना अंकिता की जगह उसके पिता अमरलाल से हुआ। हाँ बताओ, क्या बात है? अंकल जी, वो मुझे अंकिता से मिलना था। वो अपने मामा के घर चली गई है और अब वो वहीं रहेगी, तो तुम्हें उसे ढूंढने या मिलने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? वो तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती अब से। ये बात सुनकर गरिमा को बहुत बड़ा झटका लगा और उसे अपने पिता की कही बात याद आने लगी। तो उसे पढ़ाती है ना, इसीलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तो देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात भी नहीं करेगी। गरिमा को लगा कि उसके पापा सही थे। अंकिता ने उसे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं था, इसीलिए तो वो उससे बिना कुछ कहे जब मिले ही वहाँ से चली गई। ठीक है अंकिता, तुझे लगता है कि मैं तेरी दोस्ती के लायक नहीं ना, तो अब देखना तू, मैं भी खुद को साबित करके दिखाऊंगी और उसके बाद ही तेरा चेहरा देखूंगी। गरिमा की आंखों में आग थी। उसने ठान लिया था कि अब वो कुछ बनकर ही दिखाएगी। जब उसके पापा ठीक होकर घर वापस आ गए, उसके बाद से ही उसने दिन रात एक कर दिया और पूरी लगन के साथ यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। गरिमा ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया और कुछ ही सालों के अंदर वो एक कलेक्टर बन गई। जय हिंद मैम। जय हिंद मनीष, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। बताइए, आप मुझसे मिलना चाहते थे? जी हाँ जी, वो कल दौरे पर आपने मेरे टिफिन के पनीर के पराठे खाए थे। आपको वो पराठे बहुत अच्छे लगे थे ना, तो मैंने आज आपका डिनर फिक्स किया है अपने घर पर। मी एंड माई वाइफ विल बी वेरी हैप्पी मैम, अगर आप आते हैं तो। हाँ, क्यों नहीं, इट्स माई प्लेजर। तो आज की शाम पनीर के पराठों के नाम? ठीक है मैम, शाम को मिलते हैं। लाल बत्ती लगी गाड़ी से गरिमा एसपी मनीष के घर पहुंची। मनीष ने उसे गेट पर रिसीव किया और फिर मनीष ने गरिमा से कहा, मैम, मीट माय डियर वाइफ अंकिता। पूरे 5 सालों के बाद अंकिता और गरिमा एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। तभी गरिमा ने मनीष से कहा, सॉरी मनीष, आई हैव टू गो, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, बहुत अर्जेंट है। मनीष कुछ कह पाता उससे पहले ही गरिमा तेज कदमों से चलते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गई। वो गुस्से से लाल थी, तो दूसरी तरफ अंकिता वहीं दरवाजे पर खड़ी खड़ी रोने लगी। इस बात को कई दिन बीत गए। फिर एक दिन जब किसी जगह दंगे की स्थिति पैदा हो गई थी, तो मनीष वहाँ सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगा था। लेकिन तभी एक दंगाई ने मनीष पर एक हथियार से हमला कर दिया। मनीष को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया और इत्तेफाक ये था कि वो अस्पताल उसी ठीक इलाके में था जहाँ कभी गरिमा और अंकिता रहा करते थे। मनीष के घायल होने की खबर सुनते ही गरिमा और अंकिता फौरन अस्पताल पहुंचे, पर पहले अंकिता अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। देखिए वो 1 मिनट बेटा,
आपको मैंने पहले कहीं देखा है? आप तो वही हो ना जिसने उस दिन उस गरीब की मदद की थी? हाँ, अंकिता, यही है ना आपका नाम? हाँ जी सर, पर आपने वो बात किसी को बताई तो नहीं ना? नहीं बेटी, पर तुम्हारी दोस्त आई थी बाद में। उसके हाथ में पैसे थे। सुना है अपने पिता को बचाने के लिए उसने अपना घर गिरवी रखा था, पर तुम्हारी मदद की वजह से उसका घर बिकने से बच गया। मैंने उसे नहीं बताया कि उसके पिता के ऑपरेशन के लिए सारे पैसे तुमने दिए थे। नहीं सर, वो मेरे पापा के पैसे थे। अपने दोस्त के पापा की जान बचाने के लिए असल में मुझे अपनी दोस्ती गिरवी रखनी पड़ी। पहले अपनी प्यारी दोस्त खो दी, लेकिन अब अपने पति को नहीं खो सकती मैं। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं नहीं जी पाऊंगी। ये कहकर अंकिता रोने लगी। लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अंकिता ने पलटकर देखा तो वो गरिमा थी। तेरे साथ भगवान कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा तू ही सही थी मेरी बहन। गरिमा की बात सुनकर अंकिता फौरन उसके गले लग गई और उन दोनों को देखकर मनीष भी मुस्कुरा दिया, जिसे डॉक्टर साहब ने पहले ही खतरे से बाहर बताया था। पारू, बेटा मैंने सब्जी बना दी है, बस तू रोटी बना लेना, ये बर्तन हो जाए तो। ठीक है माँ। अब आप ऐसा करो, दीदी को जगा दो, उन्हें कॉलेज जाने के लिए देर हो जाएगी वरना। क्या ये महारानी अब तक सो रही है? हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का। मोना, ओ मोना, उठती है या पानी की बाल्टी उड़े लूं तेरे ऊपर? ओफो माँ, उठ तो रही हूँ, क्यों हल्ला मचा रही हो? क्योंकि बिना हल्ला मचाए तेरी नींद टूटती कहाँ है। चल उठ जल्दी से और जाकर रोटियां बना दे। रोटियां? मैं क्यों बनाऊं? पारू कहाँ गई? वो बर्तन धो रही है। और तू क्यों नहीं बना सकती रोटियां? अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, वो तेरी छोटी बहन है, फिर भी तुझसे कहीं ज्यादा काम करती है, क्योंकि वो सिर्फ यही कर सकती है और सारी जिंदगी यही करती रहेगी। घर के कामों के अलावा उसे और आता ही क्या है? माँ, साफ सीधी सी बात है, मुझे ये घर के फालतू कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, पारू को बोलो मेरा नाश्ता पैक कर देगी। अरे लेकिन ऐसे कैसे? तू रुक जरा। मोनिका अपनी माँ को अनसुना कर वहां से चली गई। कहने को तो मोनिका उम्र में पारुल से बड़ी थी, लेकिन आदतों के मामले में पारुल में समझदारी कहीं ज्यादा थी। इसके साथ ही वो बहुत सीधी सादी थी। दूसरी तरफ मोनिका शुरू से ही मस्त मौला थी। घूमना फिरना और मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना उसकी पहली पसंद थी। यही वजह थी कि पारुल उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अरे ये क्या पहन रखा है तूने? ऐसे कॉलेज जाएगी, वो भी मेरे साथ? क्यों दीदी, इसमें क्या बुराई है? इतना अच्छा सूट तो है, बल्कि आप अपने कपड़े बदल लो तो ज्यादा बेहतर है। माँ ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। चुप रह तू, तुझे क्या पता आजकल के फैशन का। तू ऐसा कर, अकेली कॉलेज चली जा, मैं अपनी दोस्तों के साथ जाऊंगी। मोनिका के ऐसे बर्ताव से पारुल को बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहती थी। दरअसल दोनों बहनों ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। तब से इनकी माँ सरला ही सब कुछ संभाल रही थी। फिर एक दिन, अरे भाई साहब, आप आइए, बैठिए ना। अरे मोना, ताऊ जी आए हैं, जल्दी से ठंडा पानी तो लेकर आ। और सुनाइए भाई साहब, इस बार तो बड़े दिनों के बाद आना हुआ आपका। हाँ, थोड़ा व्यस्त हो गया, बस इसीलिए तुम्हारा और बच्चियों का हाल नहीं ले पाया। और सुनाओ, सब ठीक तो है ना? जी भाई साहब, सब बढ़िया है। अपनी पारुल ने इस बार भी कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सच में अपनी पारू बिटिया का तो कोई जवाब नहीं। और अपना मोना के क्या हाल हैं? बस उसका क्या कहूँ भाई साहब, आप तो सब जानते ही हो। अरे इतना परेशान मत हो, अपनी मोना भी बहुत प्यारी है। वैसे सरला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो मेरे मुंबई वाले दोस्त है ना, रामनाथ जी। वही ना, जो अपनी सोनी की शादी में मिले थे, जिनका बेटा डॉक्टर है। वो क्या नाम था उसका? अनिकेत। हाँ वही है। दरअसल रामनाथ जी का फोन आया था कल मेरे पास। वो हमसे रिश्तेदारी जोड़ना चाह रहे हैं। अपने बेटे को तुम्हारा दामाद बनाना चाहते हैं वो। सरला अपने जेठ से आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वहां मोनिका पानी का गिलास लेकर आ गई। वो अनिकेत को जानती थी। उसने बिना कुछ जाने ही ये मान लिया कि ये रिश्ता उसी के लिए आया था। नमस्ते ताऊ जी, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जिनका बम्बई में भी घर है और एक दिल्ली में भी? हाँ बेटा, असल में रामनाथ जी के बेटे अनिकेत को अपनी पारुल पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। रामनाथ जी और भाभी जी को भी अपनी पारू पसंद है। सरला बहुत ही भले लोग हैं। इतना पैसा है पर घमंड नाम की चीज नहीं है किसी में। अपनी पारू राज करेगी, राज।
ताऊजी नहीं, आप उन लोगों को मना कर दीजिए। पारू मुझसे छोटी है, उसकी शादी पहले कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अरे इतना अच्छा रिश्ता है, वो भी सामने से आए है। भाई साहब, हमारी तरफ से हाँ समझिए। रही बात छोटे बड़े की तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि पारू की शादी से पहले इसके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ ले। मोनिका अपनी माँ की बात काट तो नहीं सकी, लेकिन वो इस बात से बुरी तरह चिढ़ गई थी। मोनिका ने कई अड़चने पैदा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो पारुल का रिश्ता तय होने से नहीं रोक पाई। हालांकि पारू की शादी से पहले ही मोनिका का भी रिश्ता तय हो गया। परिवार यहाँ भी अच्छा था, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस फर्क ये था कि मोनिका का ससुराल पास के ही एक गांव में था। हालांकि सरला ने मोनिका के लिए भी शहर में काफी रिश्ते खोजे, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी, तो मजबूर होकर मोनिका को गांव के ही रिश्ते को हाँ कहनी पड़ी। दोनों बहनों की शादी खूब धूमधाम से हुई। और फिर मोनिका, जब तुम्हें मैं पसंद नहीं था, मेरा घर पसंद नहीं था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? गलती हो गई। सच में तुमसे शादी करने से तो अच्छा था कि मैं कुंवारी ही बैठी रहती। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी सोच बदल लूंगी और फिर हम शहर जाकर रहेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही गांव में अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। शौक से करो, पर मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा, कह देती हूँ। हाँ तो तुम मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं अपने माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़कर कभी शहर नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, फिर यहीं रहो, मैं जा रही हूँ। शादी के 2 महीने भी मोनिका अपने ससुराल में नहीं काट सकी और सब कुछ छोड़कर अपने मायके आ गई। सरला के लाख समझाने पर भी वो टस से मस नहीं हुई। फिर एक दिन, माँ एक खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हैं। सच? अरे वाह, बधाई हो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। सच में? दामाद जी से मेरी बात करा जरा। माँ वो मम्मी पापा को दिल्ली छोड़ने गए हैं, वहाँ कुछ जरूरी काम है, तो मम्मी पापा कुछ महीने वहीं रहेंगे। अच्छा, तो तू ऐसी हालत में अकेली रहेगी क्या? नहीं माँ, ये परसों तक वापस आ जाएंगे। नहीं बेटा, दामाद जी तो वैसे भी सारा दिन अपने काम में रहेंगे। अगर किसी को बुरा ना लगे तो क्या मोना को भेज दूं तेरे पास? यहाँ तो सारा दिन बस फोन में ही लगी रहती है, मेरी एक नहीं सुनती। तेरे पास रहेगी तो कुछ अच्छा सीखेगी और तेरा ख्याल भी रख लेगी। ठीक है माँ, आप दीदी को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका पारुल के पास खुशी खुशी आ गई, क्योंकि असल में उसे तो यही चाहिए था। हालांकि वहां जाकर वो पारुल का ध्यान रखने की बजाय अपनी ही दुनिया में मगन थी। अनिकेत जी, ऐसा कीजिए, आज आप क्लिनिक मत जाइए, मुझे इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, मुझे मुंबई तो घुमा दीजिए कम से कम। दीदी हम चलेंगे, पर इस वीक रुक जाइए, बस एक बार पारुल की टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएं, फिर तीनों चलेंगे। ये कैसे जाएगी? नहीं नहीं, ये जाएगी तो हमें हर वक्त इसी का ख्याल रखना पड़ेगा, फिर हम क्या खाक घूमेंगे। इसे घर पर ही रहने दीजिए, बस हम दोनों चलते हैं। अनिकेत मोनिका से बिना कुछ कहे ही वहां से उठकर चला गया। उसके जाते ही पारुल ने मोनिका से कहा, दीदी आप बुरा मत मानना, वो क्या है ना, ये मेरे बिना कहीं घूमने नहीं जाते, बस इसीलिए। क्या उफ, तेरी संगत में अनिकेत भी गंवार जैसे हो गए क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले घूम कर आ जाती हूँ। मोनिका हर चीज में मनमानी ही करती थी, उसे हर चीज में पारुल से बराबरी करनी थी, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दीदी ये ड्रेस, ये आपको कहाँ से मिली? तो क्या हुआ, मैंने तेरी अलमारी में देखी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। अब इतना भी हक नहीं है क्या मेरा? अगर तुझे बुरा लगा है तो साफ साफ बोल दे, मैं चेंज कर लेती हूँ। अब नहीं, अब पहन ली है तो रहने दीजिए, पर कोशिश करना कि इसे पहनकर इनके सामने मत जाना, हो सकता है इन्हें बुरा लग जाए। अगर ऐसा है तो मैं चेंज ही कर लेती हूँ, वैसे भी ये मुझे थोड़ी टाइट हो रही है। अब तू ऐसा कर, अनिकेत जी को बोलकर मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ड्रेस मंगवा दे, बस 1 नंबर बड़ी होनी चाहिए। मोनिका धीरे धीरे पारुल के घर को अपना ही घर समझने लगी और बड़े ही आराम से हर चीज पर अपना हक भी जताने लगी। लेकिन इतना सब करके भी वो ना पारुल की बराबरी कर पा रही थी और ना ही खुश रह पा रही थी। पारू देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह, ये तो डायमंड है ना, पर इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पहले से इतनी ज्वेलरी है। जरूरत हो या ना हो, मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाना अच्छा लगता है, ये तो जानती हो ना। और वैसे भी बहुत जल्द तुम मुझे जिंदगी का सबसे अनमोल गिफ्ट देने वाली हो, जिसके सामने ये डायमंड रिंग तो कुछ भी नहीं है। पारुल अनिकेत के गले लग जाती है और पास ही खड़ी मोनिका ये सब देखकर बुरी तरह जल भुन जाती है। उसी वक्त उसने तय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। मोनिका ने पारुल की काफी ज्वेलरी चुरा ली और उसे लेकर चुपचाप घर से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी अचानक उसका पैर दरवाजे की चौखट से टकरा गया और वो बहुत जोर से गिर पड़ी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पारुल और अनिकेत दोनों की नींद टूट गई और वो फौरन बाहर पहुंचे। मोनिका जमीन पर गिरी दर्द से कराह रही थी। उसका ध्यान ही नहीं रहा कि गिरने की वजह से सारी ज्वेलरी जमीन पर फैली पड़ी थी।
दीदी ये क्या हो गया? चलो उठो, चलो मेरे साथ। पारुल और अनिकेत दोनों ने ही मोनिका के साथ साथ पास ही पड़ी ज्वेलरी को भी देख लिया था और वो सारा माजरा भी समझ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस वक्त मोनिका से कुछ नहीं कहा और उसे अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाया। फिर घर आने के बाद, दीदी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं रुक जा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो ज्वेलरी में वो कुछ मत कहो दीदी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी बोलने दे, वरना हो सकता है बाद में मैं इतनी हिम्मत ना जुटा पाऊं। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। सच तो यह है कि मैंने हमेशा तुझे खुद से कम समझा, लेकिन जब तेरी शादी मुझसे बेहतर हुई तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पर मैं भी क्या करती, मुझे वो गांव की जिंदगी नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे तो तेरी जैसी शहर की आलीशान जिंदगी चाहिए थी। नहीं दीदी, तुम्हारी यही सोच तो गलत है। गांव हो या शहर, परिवार हर जगह अपना होता है, बस जरूरत है तो उसे सच्चे दिल से अपनाने की। और रही बात रहन सहन की, तो उसे भी हम अपनी मेहनत और वक्त के साथ कभी भी बदल सकते हैं, बस हमारी सोच और नियत साफ होनी चाहिए। मोनिका को पारुल की बात समझ आ गई थी। उस दिन पहली बार उसने पारुल को एक बहन के नाते बड़ी ही प्यार से गले लगाया और फिर सब कुछ बदल गया। पारुल के समझाने पर मोनिका वापस अपने ससुराल चली गई और अपने बिखरे रिश्तों को फिर से संजोने लगी।